तपोभूमि चातुर्मास 2022 स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। गुरुचरणों की स्थापना के साथ चातुर्मास का शुभारंभ हुआ तो दूसरे दिन ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में हमने एक अलग ही प्रकार से गुरु पूर्णिमा का आनंद लिया। मंच से लेकर के सामने बैठे हुए लोगों तक सभी एकदम श्वेत वस्त्रों में अपने समक्ष एक दीपक लेकर के उपस्थित हैं। पीछे बने हुए चित्र में सिर्फ चंद्रमा में गुरु चरण दिखाई दे रहे। वह अद्भुत अलौकिक क्षण है जिन्होंने जिया है, बस वे ही जानते हैं कि उन पलों में उन्होंने जिस आनंद की अनुभूति की है वह अलौकिक है, जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। अपने आप में निराली, अपने आप में अनूठी वह गुरु पूर्णिमा। घंटों का समय कहाँ व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने उस अवसर पर किसी प्रकार से कोई औपचारिकताएं, किसी प्रकार के कोई सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम कुछ नहीं रखा। सिर्फ गुरुचरण की आराधना ही हमारा उस गुरु पूर्णिमा का एकमात्र ध्येय था। जो भी उसमें सम्मिलित थे, कार्यक्रम के पश्चात सभी के मुख से एक ही शब्द था, इतना आनंद कभी नहीं आया, ऐसी गुरु पूर्णिमा आज तक नहीं हुई। सब यही कहते हुए आपस में चर्चा कर रहे। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, किस साल क्या होगा ये भी पता नहीं। एक सा कार्यक्रम हर साल हो तो बात अलग है। हम तो पिछले साल क्या किया वही भूल जाते। ये तो आत्मकथा चल रही है, मैं तो ये भी भूल गया था। इसके बाद यथावत कार्यक्रम, स्वाध्याय, तत्वचर्चा, संध्याकालीन सत्र में गुरु भक्ति आनंद यात्रा के चलते रहे, क्योंकि इस चातुर्मास का एकमात्र उद्देश्य था स्वर्ण जयंती पूर्णोत्सव। समस्या एक ही थी, 1 सितंबर 10 लक्षण के बीच में। अब 10 लक्षण का पहला दिन था। अब 10 लक्षण का पहला दिन और उस अवसर पर लोगों को बुलाना, आने जाने में तकलीफ, आते हैं तो 10 लक्षण बिगड़ता है। एक दिन यहाँ का, फिर जाने में दूसरे दिन सब डिस्टर्ब हो जाता। तो बहुत चिंतन मंथन करने के बाद, कई मीटिंग होने के बाद निर्णय ये आया कि काम करते 31 तारीख को रविवार, उस दिन कर लेते। 31 तारीख को कर लेते। फिर लगा कि 31 को भी नहीं, कौन आएगा, 30 तारीख को रविवार है, कौन आएगा, रोड तीज है, और रोड तीज तो रोड तीज खंडेल वालों का विशेष त्यौहार। मैंने कहा ये भी संभव नहीं। फिर लगा कि 10 लक्षण के जस्ट बाद जो रविवार आता है उस दिन कर लेते। वो तारीख निश्चित हुई। फिर बात यही आई कि इस दिन रखेंगे तो हर जगह क्षमा वाणी का कार्यक्रम होता है, उसमें कौन आएगा। सारी बातें चलती रहीं, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, ऐसा होता रहा कि क्या करें। फिर अंत तो गत्वा निर्णय किया गया कि मेरा जन्म अमावस्या को हुआ था, तो एक काम करते हैं, वो अमावस्या ना सही है, आसौच की अमावस्या, नवरात्रि के पहले वाली, उस अमावस्या पर रविवार भी है, अमावस्या भी है, इसमें कार्यक्रम रखते हैं। सर्वसम्मति से 25 सितंबर की तारीख निश्चित हो गई। उसी हिसाब से फिर पूर्णोत्सव की तैयारियां चलने लगी। यहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम प्रत्येक अवसर पर होते रहे। यदि 15 अगस्त आया तो छोटा कार्यक्रम हमने उसमें किया, यदि रक्षाबंधन आया तो हमने उसमें कार्यक्रम किया, लेकिन बस बड़े कार्यक्रम नहीं थे। ये सब कुछ चलता रहा। हाँ, 15 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम था। वो इतनी बड़ी ध्वजा अपन ने बनाई थी, लंबी चौड़ी, बहुत ही 75 मीटर की, नहीं 75वां अमृत महोत्सव चल रहा था, तो 75 मीटर की वह पूरी तपोभूमि से बराबर विशालतम ध्वजा तैयार की गई थी, सूरत से मंगवा करके। अभी वो याद आ गया, देखो मैं बोलता ना, मैं ऐसा भूल जाता हूँ। विशालतम ध्वजा अपने आप में अनूठी थी। लोगों ने उसकी बड़ी सराहना की कि वाकई में इस प्रकार से भी राष्ट्र के लिए कार्यक्रम किया जा सकता है।
तो हमने 75 फुट लंबी विशालतम ध्वजा यहाँ पर तैयार की और उसका सभी लोगों ने यहाँ से वहाँ तक पकड़ करके पूरी तपोभूमि को तिरंगामय किया था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने भी उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसके पश्चात और भी कार्यक्रम ऐसे चलते रहे। 10 लक्षण पर्व में शिविर की समायोजना हमारी थी ही। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शिविर लगा, लोग उसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए, शरीक हुए। लोगों ने बड़ी हार्दिकता उत्सुकता के साथ उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण थी इस बार की धूप दशमी, क्योंकि इस बार की जो धूप दशमी थी उसमें हमने अखंड आरती रखी थी 25 घंटे की, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज भी हमारे पास कार्यालय में रिकॉर्ड जो बनाया था उसका सर्टिफिकेट रखा हुआ है, वो तो कल मैं चला गया तो वहाँ पे देख लिया। आरती का 24 घंटे तक नहीं 25 घंटे तक अखंड रूप से भगवान महावीर स्वामी की आरती चली। 25 घंटे में 50 परिवारों ने 25 घंटों में 50 परिवारों ने आधे आधे घंटे भगवान महावीर स्वामी की आरती दिन रात करके वह एक रिकॉर्ड बनाया था। ये स्वर्ण जयंती वर्ष का एक सबसे अच्छा और अनूठा और अनोखा कार्यक्रम था। पूरे देश और दुनिया में नमोकार मंत्र के अखंड पाठ हुए, भक्तांबर के अखंड पाठ हुए, अखंड पाठ भक्तांबर के 48 दिन हुए। कई लोगों ने तो 148 दिन भी कर लिए, लेकिन आरती का अखंड पाठ, अखंड आरती अभी तक तो कहीं नहीं हुई जो हमने तपोभूमि में की थी। वो एक अद्भुत आयोजन था अखंड आरती का। इसी के साथ इंदौर के एक परिवार ने नवरात्रि और उसके आगे पीछे दिन मिलाकर के शिक्षक विधान की एक अनुमति मुझसे ली कि महाराज श्री हमारी इच्छा है हम शिक्षक विधान करें, अन्यथा तपोभूमि में शाश्वत और सनातन कार्यक्रमों में नवरात्रि में 9 विधान होते, परंतु शिक्षक विधान के कारण से हमने इस वर्ष 9 विधान ना रख करके शिक्षक विधान का ही आनंद लिया। भाई संतोष जी, सुनीता जी जैन इंदौर निवासी परिवार ने शिवचक्र की एक बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर उन्होंने किया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सभी जगह से लोग उसमें सम्मिलित हुए और उसका लाभ लिया। ये चलता रहा। 10 लक्षण पर्व में अभी मैंने बताया नहीं आपको, 10 लक्षण पर्व में हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हमारा संघ बनी गया था, सब थे ही, तो हमने संध्याकालीन सत्र में एक एक को प्रवचन की भी जिम्मेदारी दी थी कि आज आप 5-10 मिनट बोलोगे, आज प्रवीण बोलेगा, संस्कार बोलेगा, और कौन था माता जी, शांत प्रज्ञा जी, शीतल दीदी, ये सब लोगों से कहा कि भाई सब लोग, तो सब लोगों को टाइम दिया और सब लोगों ने अच्छी तैयारी कर करके पहली बार वह प्रक्रिया उसमें शामिल हुए थे। रमेश आगा जी भी थे, हाँ वो भी बोले। दोपहर में तत्वार सूत्र भी इसी प्रकार से ये लोग ही पढ़ा करते थे कि आज तत्वार सूत्र का पूरा पाठ होता था, इन लोगों को वो जिम्मेदारियां दी गई थी। तो इस प्रकार से 10 लक्षण हो गया। नवरात्रि में शिक्षक महामंडल विधान हो गया, और नवरात्रि जब हो जाती है ना, फिर लगता है कि चतुर्मास गया, चतुर्मास दशहरा आता है, उसके बाद बच्चे कितने दिन, कुल मिलाकर के 20 दिन, कुल मिलाकर के 20 दिन बचते हैं और चतुर्मास पूरा हो जाता है। बस देखते ही देखते चतुर्मास के दिन व्यतीत हों उससे पहले 25 तारीख आएगी। क्या आएगी वो तो भूल ही गए अपन, शिक्षक विधान बीच में आ गए, इसलिए 25 तारीख जिसके लिए चातुर्मास था, जिसके लिए स्वर्ण जन्म जयंती पूर्णोत्सव, मैं अपने जीवन के 50 साल को पूरे कर रहा था, और उसी अवसर पर यह आयोजन था जिसकी शुरुआत हमने शानदार की। वो मैदान में इतना विशाल ध्वज, इतना विशाल ध्वज, इतना विशाल ध्वज बनाया कि उस ध्वजा के नीचे कितने लोग खड़े थे पता ही नहीं। चारों तरफ घेर करके 50 बाई 50 का वह ध्वजा वहाँ पर थी, और जब उसे ड्रोन से लिया गया तो वह अद्भुत दृश्य था, अपने आप में अनूठा कार्यक्रम था। तो ध्वजारोहण के पश्चात फिर वहीं से एंट्री थी स्टेज पर। अब पूर्णोत्सव की एंट्री हो, स्वर्ण जयंती की एंट्री हो, पूरा तपोभूमि सोना सा चमक रहा था, और जो उसमें जो पन्नियाँ सोने की उड़ाई गई पत्तियाँ, वो
अरे रे रे रे, महीनों तक लोग उसे सोना समझ के उठाते रहे कि यार क्या पढ़ाया, एकदम अलग ही चमकता था चारों तरफ, हटने का नाम ही, जहां फंस गई वहां फंस गई। महीनों लगे उसे हटने में, वो अद्भुत था। फिर उसके साथ पूरा वो ताम झाम और वो कहाँ कहाँ लोग आए थे, और उसके साथ हम लोग वो घूमते हुए अंदर पहुंचे। पंडाल में कार्यक्रम था, पब्लिक भी अथाह थी आने की। पंडाल में कहीं से कहीं तक कोई जगह लोगों के बैठने की नहीं थी। जैसे दीक्षा में स्थिति थी वैसे ही उसमें स्थिति थी कि लोग बैठ जाएं तो उठ नहीं सकें, उठ जाएं तो वापस आ ना सकें, ऐसी स्थिति। लोगों ने पूरी तरह से उस कार्यक्रम में शिरकत करके उसका आनंद लिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि उस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमने भाई चंद्रसेन जैन को भोपाल से बुलाया था। और चंद्रसेन तो चंद्रसेन, उसकी जोशीली आवाज़ जब वो बोलना चालू करता है तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि संचालन चल रहा है या काव्य पाठ चल रहा है। तो लोग बोर नहीं होते, इतना शानदार तरीके से वह संचालन करता है। तो संचालन चलता रहा, कार्यक्रम पे कार्यक्रम होते रहे। 1 बजे प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, शाम को 5:30-6 बजे तक लगातार वह आयोजन चलता रहा। तो अपने आप में वह हकीकत में पूर्णोत्सव था, जो कि स्वर्ण जयंती को एक स्वर्णाक्षरों में अंकित करते हुए सानंद संपन्न हो गया। उसके संपन्नता के बाद सिद्धचक्र विधान का आयोजन था, 2-3 दिन बाद छोड़ करके फिर सिद्धचक्र विधान हुआ। उसके बाद दीपावली का वह अवसर हमारे द्वार पर दस्तक देने के लिए आ गया। और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करने की जो अखंड परंपरा है उसका निर्वाह किया। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तपोभूमि में। अन्यथा एक समय था कि तपोभूमि का निर्वाण लाडू 11 बजे 12 बजे समर्पित होता था पूरे शहर के बाद, क्योंकि सब जगह के बाद यहाँ होता था। फिर 2011 में या 14 में ऐसा विचार आया कि क्यों ना ये लाडू की प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ कर दी जाए। पहला लड्डू तपोभूमि में, जैसे पावापुर में होता है। बात आई कि कौन आएगा, मैंने कहा कोई आए नहीं आए, तुम आओगे नहीं आओगे, मैं तो आऊँगा। मैंने कहा बस जो आएगा वो पाएगा, लड्डू तो सुबह सूर्योदय के साथ ही चढ़ेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन था जिसमें बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे कि ये संभव ही नहीं है, कोई इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता है। लेकिन लोगों ने उस समय को ऐसा एक्सेप्ट किया कि जितने लोग 11 बजे नहीं आते थे उससे कई गुने लोग सुबह 6 बजे उपस्थित। सब लोगों को लगा कि इतने जल्दी लड्डू चढ़ाकर अपने घर काम नाम खत्म, भाई त्योहार का दिन है, दूसरे के भी काम होते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर 5 बजे से लोग 1008 दीपक पहले भगवान के समक्ष प्रज्वलित होते थे। सुबह सुबह दिवाली मनती थी। उसके बाद भगवान का अभिषेक होने के साथ ही निर्वाण लाडू समर्पित कर दिया जाता था। और प्रक्रिया 2014 से प्रारंभ होकर के अभी तक अखंड रूप से जारी है और वह चलती रहेगी और लोग लगातार उसमें लाभ ले रहे हैं। तो 2022 के चातुर्मास में भी सुबह सूर्योदय के साथ ही भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया गया और उसी के साथ चातुर्मास 2022 सानंद संपन्न हो गया। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम होता है, क्या होगा, उसकी बाद की जानकारियां आपको बतलाई जाएंगी। ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।
है।